हेलो बच्चों, माई सेल्फ ब्रिजेश यदुवंशी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर। लेकिन ये बेस चैप्टर जो है बेसिकली 9th 10th 11th सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं और मैटर किस चीज़ का बना होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है, लेकिन केमिस्ट्री होता क्या है? व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री को हम लोग साइंस की वो ब्रांच कह सकते हैं जिसके अंदर हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज़ और इसके इंटरेक्शन को हम लोग साइंस की सेपरेट ब्रांच पे डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? तो सब जानते होंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये तो सबको पता है। मैटर हमारी लाइफ में कुछ भी हो सकता है जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाइज करे। जैसे कि प्लास्टिक, ये हमारा वाइट बोर्ड हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, या इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन। ये एक मेडिसिन है जिसकी डिमांड अमेरिका ने इंडिया से की है और बहुत सारे देशेस कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये भी एक मैटर का ही हिस्सा होता है। मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे ये जो मार्कर है, वाइट बोर्ड है, क्योंकि सबके पास अपना खुद का एक स्पेस है और एक मास है। उन सारी चीज़ों को हम लोग मैटर कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, मैटर पे आएंगे। तो हमने जैसा कि डिस्कस कर लिया, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ और इंट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की अगर हम लोग यूज़ की बात करें लाइफ में, तो हर जगह यूज़ होता है। यूज़ इन लाइफ की बात करें तो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा हम लोग केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। एक बच्चा जब बर्थ करता है अप टू डेथ, मरने के पहले तक, आजकल जो दवाइयों का ट्रेंड चल गया है जिसको हम लोग कहते हैं गोली, तो पैदा होने से मरने तक का जो ट्रेंड रहता है वो गोली से ही लाइफ चलती है। तो दैट इज़ केमिस्ट्री। उसके अलावा हम लोग बहुत सारी अदर मेडिसिन्स हैं, जैसे कि अभी हमने बताया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन, ये भी केमिस्ट्री है। उसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं जैसे एजिटोथाइमिडीन, एक ड्रग है जो कि एड्स पेशेंट को दिया जाता है। ये भी क्या है? केमिस्ट्री है। सिस्प्लैटिन एंटी कैंसर एजेंट है, ये भी केमिकल कंपाउंड है जो केमिस्ट्री का एक हिस्सा है। या आजकल हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को देख रहे हैं कि पॉल्यूशन इस समय तो कम है क्योंकि सब लोग लॉकडाउन है घरों में, तो पॉल्यूशन कम होने से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव असर पड़ रहा है, लेकिन सब लोग घर में लॉकडाउन है। तो नेचर ने अपना खुद रिवेंज लिया है लोगों से कि आप इस बार लॉकडाउन रहो और मैं खुद की रिपेयरिंग खुद से करूँगी। यही चीज़ है ना, नेचर कह रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं, मुद्दे पे आते हैं कि केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस, बाकी अदर एप्लीकेशंस हमारा मेडिसिन हो गया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम लोग जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये गैस जो रहती है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी एक केमिकल कंपाउंड है जिसका धीरे धीरे प्रोडक्शन कंट्रीज़ कम कर रही हैं, क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है। इसलिए हम लोग इसका प्रोडक्शन या फिर प्रोटोकॉल्स ऐसे बन रहे हैं जिससे कि हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रोडक्शन या इसका यूज़ हम लोग रेफ्रिजरेटर में कम से कम करें। क्लियर है? तो हम लोग जान गए केमिस्ट्री क्या है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं, कोई बता सकता है? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री
सब लोग जानते हैं केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं, 3 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांच है? एक पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो सबको पता है कि केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं और इन्हीं 3 ब्रांचेस के बारे में हम लोगों को 11th और 12th में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस होती हैं। कौन सी 8 ब्रांचेस हैं देखते हैं। 3 तो हमने लिख दिया है। चौथी ब्रांच होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ ब्रांच होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, सिक्स्थ ब्रांच होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और इसके बाद आती है 7th ब्रांच, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और एक लास्ट ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हम लोग जानते थे 3 ब्रांचेस, सर ने 8 ब्रांचेस बता दी। तो देखो बेसिकली हम लोगों को 3 ब्रांचेस के बारे में ही जानना है, बाकी अदर ब्रांचेस के नाम ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी मैं सबको डिफाइन कर दूंगा, सबको बता दूंगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक एक करके हम लोग हर ब्रांचेस के बारे में जानते हैं क्या होता है। पहला है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो फिजिक्स के टेक्निक्स और थ्योरीज को यूज़ करके, जो फिजिक्स की टेक्निक और थ्योरीज का यूज़ केमिस्ट्री में करे, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। सिंप्लीफाइड वे में जो हम लोग फिजिक्स के लॉज यूज़ करते हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो फोर्स का यूज़ करें, या फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन करें, या हम लोग एक रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, तो एनर्जी बेसिकली बिलोंग्स टू फिजिक्स। यानी ये सारा जो पोर्शन है हम लोग फिजिक्स के एप्लीकेशन को जब हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं कि इनके मैटर्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कह सकते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which uses technique and theories of physics to understand chemical process। इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कई पोर्शंस हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। जैसे हम लोग बात करें, हमारा थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारे नए नाम हैं, आप लोगों के लिए जानते हैं। लेकिन इन सभी की स्टडी इक्विलिब्रियम,
इन सभी की स्टडी हम लोग केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच में करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ये सारा पोर्शन हम लोग 11th और 12th में पढ़ेंगे, तो इसके लिए अभी के लिए जो जूनियर बच्चे हैं वो सिर्फ नाम जान ले कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारा जो पोर्शन होता है फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। उसके अलावा और भी इसके पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पोर्शन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देखो पर्टिकुलरली कार्बन के कई कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हमने कहा कार्बन जो रहता है कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है, सल्फर के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो कार्बन के कंपाउंड्स जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं, वो सभी कंपाउंड्स हम लोग केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon and its compound with हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। इसके कंपाउंड्स को हम लोग केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच में डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो कार्बन के तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। कार्बाइड्स हो गया हमारा, ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। साइनाइड हो गया CN, ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। कार्बोनेट्स हो गया, ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। तो ये इसके एक्सेप्शंस हमें पता याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पार्ट नहीं है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखो कि केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगली ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड को छोड़ के रेस्ट कंपाउंड जो होते हैं, रेस्ट एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। हम लोग जाते हैं टोटल 118 एलिमेंट्स हम लोग पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं, जो कि एलिमेंट्स बढ़ गए हैं, इस समय 125 के आसपास एलिमेंट्स हो गए हैं। तो इसके लिए हमें एक सेपरेट पीरियडिक टेबल की ज़रूरत है जो कि अभी तक बना नहीं है। तो बेटर है कि अभी उसी पीरियडिक टेबल को हम लोग याद रखेंगे। और अभी मैं पूरे पीरियडिक टेबल को याद करने के लिए ट्रिक बताऊंगा अपने किसी एक लेक्चर में। मैं पूरा पीरियडिक टेबल टिप्स पे आप लोग याद रखेंगे उसको, टिप्स पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of inorganic compound other than कार्बन, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं, ये तो 3 मेन ब्रांचेस हैं जो कि 11th 12th में हम लोग पढ़ते हैं। बाकी रेस्ट जो ब्रांचेस है उसका एक जनरल मैं इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ आप लोगों को, कि कम से कम पता रहे कि केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में क्या होता है।
अगली ब्रांच है हमारी बायोकेमिस्ट्री। देखो बायोकेमिस्ट्री जो रहता है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच रहती है जिसके अंदर वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट या एनिमल्स के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसकी स्टडी हम लोग केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच में करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग जानते हैं प्लांट्स की बॉडी में भी पाया जाता है, एनिमल्स की बॉडी में भी पाया जाता है। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो ये सभी कंपाउंड जो रहते हैं हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री के एक सेपरेट ब्रांच में डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with the study of compound which are found in living organism, उसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अगली ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग पर्टिकुलरली जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो यूरिन सैंपल्स लेते हैं, जो एथलीट्स वगैरह लेते हैं, कि कहीं उसमें कुछ डोपिंग तो नहीं किया है उन्होंने। डोपिंग क्या होता है कि एथलीट्स क्या करते हैं कि कुछ सर्टेन कंपाउंड्स ऐसे लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाए। तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो कि नेचुरली तो नहीं पाए जाते हैं या फिर उसको हम लोग आर्टिफिशियली अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और जो कि सही चीज़ें नहीं है क्योंकि एथलीट की परफॉर्मेंस इन्हेंस कर देते हैं। तो इसमें नेचुरल कैपेबिलिटीज से ज़्यादा वो एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग, दैट इज़ कॉल्ड डोपिंग। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, आइसोलेशन ऑफ केमिकल्स कंपाउंड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, उसको हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं वो कंपाउंड्स या वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जिसको हम लोग मैनकाइंड के लिए इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी एक पर्टिकुलरली सेपरेट कोर्स होता है। बीटेक वाले बच्चे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में, बीटेक हो गए या फिर एमएससी जो रहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, अभी नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। तो पर्टिकुलरली वो कंपाउंड्स जो कि मैनकाइंड के लिए यूज़ होते हैं और उसको हम लोग इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स हमारे एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने कहा एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेंट्स हो गए, या एनवायरनमेंट की जो हमारा एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है, या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। इन कंपाउंड्स की स्टडी को हम लोग
और इन्वायरमेंट पे उस पे पड़ने वाले असर को हम लोग केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इसके बाद लास्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे हमने कहा यूरेनियम हो गया, और इसके अलावा कार्बन का भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 13, 14, ये सब कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच में डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यूरेनियम या जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्टली रेडियो एक्टिव। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं और उसका क्या क्या बेनिफिट्स हमारे लिए हो सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। कई थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं या जो जहाँ से बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये 8 ब्रांचेस होती हैं, लेकिन आप लोगों को 9th 10th में तो और 11th में मेनली 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, और 11th में एक लास्ट चैप्टर रहेगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो अब हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। What is मैटर? सबको पता है What is मैटर। मैटर मतलब कांड। अरे यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना मैटर हो गया है, इसका उसके साथ मैटर हो गया मतलब पंगा हो गया है ना। मैटर क्या होता है सबको पता है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? मैटर सर जी 3 होती हैं। हाँ, पहला कौन सा है? सॉलिड, क्या बात है। दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। ये तो सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड जैसे हमारा हो गया शुगर हो गया है ना, या फिर सॉल्ट हो गया NaCl, या आयरन की रॉड हो गया, ये सब सॉलिड में आते हैं। तो सॉलिड हम लोग किसे कहते हैं? जिसके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। और लिक्विड क्या होता है? पानी, दैट इज वाटर हो गया। या लिक्विड फॉर्म में मैटर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे लिक्विड मरकरी भी तो होता है। तो लिक्विड के पास क्या बात होती है? लिक्विड का जो रहता है शेप तो डेफिनेट नहीं होता है, इनडेफिनेट शेप होता है, लेकिन वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है ना। जैसे मिल्क भी तो लिक्विड में आएगा। इमल्शन, ये सभी
लिक्विड में आते हैं। अगला स्टेट होता है गैस, जैसे हमारा ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, है ना, क्लोरीन गैस हो गया, ये सभी गैसेस होते हैं। तो गैसेस का मेनली हम लोग जानते हैं क्या होता है, इनडेफिनिट शेप और इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग कहते हैं गैस कहते हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन हमें कहा कि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं। 3 तो सबको पता है, 2 मैटर्स और हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर, और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि क्या होता है प्लाज्मा और क्या होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर की। इन तीनों के बाद प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, देखो कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड लेंगे, सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। अच्छा, गैस को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। नहीं, जब हम लोग गैस को और हीट करते हैं, बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर देते हैं, तो गैसेस क्या करते हैं, 2 आयंस में डिवाइड हो जाता है। एक हम होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है नेगेटिव आयंस में। तो जहाँ पे वो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें गैसेस को हम लोग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो आयंस में ब्रेक कर जाए, उस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये गैसेस से डिफर करती है। हम लोग जानते हैं कि गैसेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, लेकिन जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होता है ये होता है कंडक्टर। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के अंदर भी तो आयंस के फॉर्म में गैसेस रहती हैं, तो वो क्या करता है, अपने थ्रू करंट को पास होने देता है, तो वो भी तो एक प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। या हम लोग देखते हैं सन या स्टार। अरे सन भी एक स्टार होता है, सन इज ए स्टार, लेकिन ये तो बड़ा है। काहे बड़ा है बेटवा, सन पास है और स्टार दूर है, इसलिए स्टार छोटा रहता है और सन बड़ा रहता है। स्टार्स का जो कलर होता है वो एक्चुअल में किस कलर का होता है, स्टार्स का जो कलर होता है एक्चुअल में ये वाइट कलर का होता है। इसका कलर वाइट होता है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें येलो कलर का वो दिखाई देता है। तो स्टार के अंदर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रहता है, जो गैसेस रहती हैं वो आयंस के फॉर्म में रहती हैं, और वो स्टार्स या सन के अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर है। इसके बाद अगली स्टेट होती है हमारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। ये कैसे बनता है देखते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, या इसको हम लोग BEC भी कहते हैं। जब हम लोग एटम्स को क्या करते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर यानी एब्सोलूट जीरो। एब्सोलूट जीरो किसे कहते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर को। 0 केल्विन यानी सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे जब हम लोग एटम्स को रखते हैं तो ये क्या करते हैं, एटम्स आपस में क्लम्प कर जाते हैं। क्लम्प करके एक सिंगल एटम्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, या सिंगल एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं BEC कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। कि 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स क्लम्प करके एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। वैसे तो अभी प्रैक्टिकली इसका कोई यूज़ नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग इसकी स्टडी
करेंगे कि कहीं ना कहीं इसको हम लोग मैनकाइंड के लिए यूज़ करेंगे या रिसर्च पर्पस इस पे हम लोग करेंगे। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर हो गया। क्लियर है? प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम लोग बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। मैटर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है? जब कंपाउंड्स किसी फिक्स प्रोपोर्शन में या कंपोनेंट्स किसी फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं मैटर कहते हैं। कंपोनेंट्स डज नॉट मिक्स इन एनी फिक्स प्रोपोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर को हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जब 2 कंपोनेंट्स को हम लोग थॉरोली मिक्स कर लें, जैसे हमने लिया नमक और पानी ले लिया, हमने एक ग्लास पानी लिया और उसके अंदर हमने 1 स्पून नमक डाल दिया या सॉल्ट या NaCl डाल दिया, तो कंपोनेंट्स थॉरोली मिक्सअप हो जाते हैं। मतलब कि देखो थॉरोली मिक्सअप यानी कि जैसे मैंने कहा ऊपर से, अब ऐसा तो नहीं कि हमने लिया 1 ग्लास पानी लिया और हमने सॉल्ट ले लिया, इसको हमने मिक्सअप किया वाटर के अंदर। तो थॉरोली मिक्सअप का मतलब ये होता है कि जब हमने सॉल्ट और वाटर को मिला दिया तो क्या होगा कि जब हम चाहे ऊपर से थोड़ा सा इस सॉल्ट वाटर को टेस्ट करें, चाहे नीचे से करें, चाहे हमें कहीं से भी टेस्ट करें, हमें एक यूनिफॉर्म टेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे ज़्यादा साल्टी और ऊपर कम सॉल्टी कंडीशन मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कि कंपोनेंट्स थॉरोली मिक्सअप होते हैं और उसमें कोई फिक्स प्रपोर्शन, हमने कहा 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिया और मिक्सअप कर दिया, लेकिन चाहे ऊपर से लें चाहे नीचे से लें हमें यूनिफॉर्म टेस्ट आएगा। ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जब कंपोनेंट्स थॉरोली मिक्सअप नहीं होते हैं, जैसे हम लोग ले लें सैंड ले लें और वाटर ले लें, या आप लोग बालू ले लो या मिट्टी ले लो, इसको हम लोग 1 ग्लास पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा कि नीचे देखेंगे कि सैंड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी और ऊपर सैंड की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया मिक्सचर किसे कहेंगे? जब कंपोनेंट्स किसी फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स ना हो तो उसे हम लोग कहेंगे मिक्सचर कहेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि जब मैटर के कंपोनेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्सअप करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस कहते हैं। कंपोनेंट्स मिक्स इन एनी फिक्स प्रोपोर्शन, उसको हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे हम लोग आयरन की रॉड ले लें, इसमें हम लोग देखेंगे कि आयरन का जो कंपोनेंट्स है एक फिक्स, या आयरन की जो पोजीशन है एक फिक्स पोजीशन है, तो ये प्योर सब्सटेंस में आएगा। या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लें या मीथेन गैस ले लें हम लोग, तो
तो ये देख रहे हैं कि कार्बन का 1 रेशियो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमेशा कार्बन का 1 रेशियो ऑक्सीजन के 2 रेशियो के साथ कंबाइन करेगा। मीथेन के अंदर कार्बन का 1 रेशियो हाइड्रोजन के 4 रेशियो के साथ में एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्सअप होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। प्योर सब्सटेंस को हम लोग पढ़ सकते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट होता है और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड होता है। एक होता है हमारा एलिमेंट होता है और दूसरा होता है कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या होता है? जब कोई मैटर या कोई स्टेट्स ऑफ मैटर सिंगल एलिमेंट या सिंगल पार्टिकल से मिलके बना हो, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वो मैटर की स्टेट्स, या इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं an element consisting of only one type of particle। जैसे ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके O2 का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे देख रहे हैं O2 मॉलिक्यूल है और ये सिंगल ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। या हमारा क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करके Cl2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। देखो सबसे बेसिक बात ये है कि एलिमेंट की नेचर के अंदर फ्री एग्जिस्टेंस होती है। ऑक्सीजन एटम की नेचर के अंदर फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ऑक्सीजन एटम की फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दिस इज ऑक्सीजन एटम ये कंबाइन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं एलिमेंट, और इसकी फ्री एग्जिस्टेंस होती है। क्लोरीन एटम के साथ में कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी फ्री एग्जिस्टेंस होती है। इसकी फ्री एग्जिस्टेंस होती है और ये मॉलिक्यूल होता है। देखो एलिमेंट की हमेशा नेचर के अंदर फ्री एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन एटम की फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे ऑक्सीजन एटम की फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन आयरन को हम लोग एटम भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज इसकी फ्री एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन ऑक्सीजन एटम की फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती है। 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। 2 और मोर देन 2 एटम कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 रेशियो, ऑक्सीजन का 2 रेशियो। मीथेन CH4, कार्बन का 1 रेशियो, हाइड्रोजन का 4 रेशियो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का 1 रेशियो, ऑक्सीजन का 2 रेशियो।
तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जब एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6, 6 रेशियो 12 रेशियो 6 रेशियो, या इसको हम लोग 1:2:1 रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड कहेंगे। क्लियर है? तो एलिमेंट और कंपाउंड में, एलिमेंट के पास में सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल होता है, एलिमेंट के पास में सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल होता है, लेकिन कंपाउंड के पास में दो या दो से ज़्यादा एटम्स या पार्टिकल्स किसी फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा आप लोग पढ़ते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन ये पता नहीं होता कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टीज पहली है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जिसके चेंज होने से एटम की एग्जिस्टेंस में कोई या उस कंपाउंड की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क ना पड़े, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाटर ले लें, आइस ले लें, आइस जो रहता है, आइस के अंदर H2O के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे या हीट देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। यानी किस टेम्परेचर पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट पे ये आइस वाटर के अंदर चेंज हो गया, और इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बॉयल करेगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, और ये वाटर क्या करेगा, अब गैस के अंदर या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके अंदर अभी भी वाटर के H2O के मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर अभी भी H2O के मॉलिक्यूल हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने वो प्रॉपर्टी जिससे कि एटम्स की या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की एग्जिस्टेंस अगर चेंज नहीं होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज विच डज नॉट change the existence of compound is called physical properties। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सभी प्रॉपर्टीज हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंपाउंड की एग्जिस्टेंस को चेंज कर दें। प्रॉपर्टीज विच चेंज एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड। और ये कब होता है, जब सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमने कहा, कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट करते हैं। पहले कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे और कार्बन के एटम्स थे और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये आपस में जब कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन दोनों की एग्जिस्टेंस चेंज हो गई है और ये बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। या हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं, कार्बन को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करते हैं तो ये बनाता है CH4। तो ये भी क्या है,
यहाँ पे कार्बन की एग्जिस्टेंस अब नहीं रह गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और यहाँ पे मीथेन बन गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी कैसी हो गई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि 9th 10th 11th 12th के बच्चों को पता नहीं रहती हैं कि क्या होता है। तो ये बेसिक्स हैं। अब अगले टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे। अब हम लोग 11th के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज मेजरमेंट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। फिर हम लोग एंटर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेस है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री में हर सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेबल चैप्टर है वो मोल कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो हम लोग आगे हमारे लिए पढ़ना बड़े दिक्कत वाली बात रहती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।